मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर आप कोई चीज़ अपने जहन में, अपने मन में, अपने दिमाग में अगर डिसाइड कर लेते हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वो काम आप कर सकते हो। और अगर एक बार भी आपके दिमाग में ये आ गया कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आपके बस की नहीं है, तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ एक्शन में, बिहेवियर में आने से पहले वो आती है आपके दिल, दिमाग और जहन में। तो हमेशा याद रखिएगा कि मन के हारने में हार है और मन में जीत गए तो हर जगह से जीत जाओगे। सो उसी के साथ शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पे लर्न दी अनलर्न। कंटिन्यू करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज को फ्रॉम स्क्रैच टू हैच। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है हमारी। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे एकदम आसान भाषा में। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में ये सारे लोग बच्चे हैं जिनके लिए ये पीपीटीज जो रहेंगे, ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो यूजफुल रहेंगे। कंटिन्यू करेंगे हमारे डिमांड वाले चैप्टर को जो हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी है। पार्ट 1 का मैं आई बटन में क्लिक करेगा तो आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। जरूर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो समझ में आएगा, वो देखोगे तो ही ये लेक्चर को कंटिन्यू करना, तो ही इसके आगे के पार्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डिमांड शिफ्ट कर्व को एंड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। ओके, लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं कि डिमांड क्या है। डिमांड वो चीज़ है जिसमें आपके डिजायर हो, जिसमें आप एबिलिटी हो खर्च करने की और आपकी विलिंगनेस हो। ये जब तीनों चीजें एक जगह पे आती है तो बनती है आपकी डिमांड। तो क्या बनती है आपकी डिमांड? अगर ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज भी एब्सेंट है तो आप नहीं बोल सकते हो कि ये डिमांड है। इतना एकदम बेसिक लेवल में मैंने आपको समझाया था कि ये चीज आपकी डिमांड है। उसके हमने कुछ अजम्पशन और एक्सेप्शंस भी देखे थे। अजम्पशंस वो है जिसको हमने अज्यूम किया है, और एक्सेप्शंस वो होते हैं जहां पर जो लॉ ऑफ डिमांड का है वो हमारा फॉलो नहीं होता। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी उसके डिमांड में आपको घटोतरी देखने मिलेगी, और जब भी किसी चीज की प्राइस कम होगी तो आपको उसके डिमांड में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, यानी कि वो चीज बढ़ेगी। जब ये मेरा लॉ ऑफ डिमांड अगर फॉलो नहीं होता है तो उस केस में आते हैं मेरे एक्सेप्शंस। क्या आते हैं? एक्सेप्शंस। ठीक है, पूरा डिटेल लेक्चर के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको लेक्चर वहां पर मिल जाएगा। सो लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक। A shift in a demand curve occurs when determinant of demand other than price change. It occurs when demand for goods and services change even though the price did not. अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? सबसे पहले तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। यहीं पर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आती हुई चीज को भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज ही नहीं पता होती है कि शिफ्ट बोल रहा है कि मूवमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला है कि डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट होगा। कोई चीज शिफ्ट होना मतलब खसकना, सरकना। कोई चीज यहाँ है, जब वो यहाँ से यहाँ आती है मतलब हम लोग बोलते हैं शिफ्ट हो गया। और कोई चीज अगर इसी पैरेलल लाइन पे ही ऊपर या नीचे आती है तो इसको बोलते हैं मूवमेंट होना। मूवमेंट यानी कि ऊपर से नीचे कोई मूवमेंट होता है, और शिफ्ट यानी कि ए प्लेस से जब बी प्लेस पे जाते हैं तो शिफ्ट होना। और मूवमेंट यानी कि उसी कर्व के ऊपर अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो दैट इज योर मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिफ्ट मतलब सरकना, खसकना। ठीक है, इतना आपको ये ध्यान में रहेगा तो आप इसको आराम से याद कर पाओगे कि मिस ने लेक्चर में क्या बोला था। ओके, सो आई रीड इट अगेन। अ शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व, a shift in a demand curve occurs when determinants of demand other than price। क्या लिखा है? ये मैंने बोल्ड किया हुआ है आपके लिए। प्राइस के अलावा, मतलब मेरी जो प्राइस है वो कैसी रहने वाली है स्टूडेंट्स? वो रहने वाली है कांस्टेंट। वो कैसी रहेगी? प्राइस मेरी वही की वही रहेगी। मान लो अगर ये प्राइस 20 रुपया है तो ये प्राइस 20 रुपया ही रहेगी। तो प्राइस तो मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। प्राइस कैसा रहेगा? मेरा कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो भी मेरे फैक्टर्स है उनके में अगर चेंज आता है तो मेरे डिमांड में चेंज आता है। इट अकर्स व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज थ्रू द प्राइस डिड नॉट। प्राइस चेंज होगी लेकिन फिर भी प्राइस नहीं चेंज होगी, फिर भी मेरे डिमांड और मेरे
सर्विस के अंदर चेंज हो रहा है। तो वो फैक्टर्स कौन सा है? इनकम ऑफ द बायर। मान लो आज आप 10 रुपया महीना कमाते हो, अगर आप 30,000 रुपया महीना, 10,000 रुपये थे ये, 10,000 रुपये महीना कमाते हो और अगर आप 30,000 रुपये महीना कमाते हो, ये परफ्यूम की प्राइस आज भी 200 रुपया है, पहले भी 200 रुपया थी, लेकिन अब आप छोटे बॉटल की जगह पे बड़ा बॉटल खरीदते हो, या आप सपोज लो सेम बॉटल खरीद रहे हो, लेकिन पहले आप एक ही बॉटल खरीदते थे, अब आप 2 बॉटल खरीद रहे हो। आपके प्राइस में कुछ चेंज हुआ क्या परफ्यूम के? नहीं, लेकिन चेंज किस में हुआ? आपके इनकम लेवल में चेंज हुआ, जिसके वजह से आपकी डिमांड भी बदल गई। तो जो मेरा कर्व पहले यहाँ था, अब वो यहाँ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मेरा डिमांड बढ़ा है। मेरी डिमांड बढ़ी है तो ये कर्व जाता है राइटवर्ड, और डिमांड कम होती है तो ये कर्व आता है लेफ्टवर्ड। आगे के स्लाइड्स में मैंने डाला है, आप ये समझोगे। उसके बाद में मेरा आता है कंज्यूमर ट्रेंड। जो कंज्यूमर के ट्रेंड्स है वो बदल गए। पहले मुझे लेगिंग्स पहनना कुर्ती के नीचे बहुत पसंद था, लेकिन अब मुझे प्लाजो पहनना पसंद है। प्राइस दोनों की तब भी वही थी और आज भी वही थी। क्यों चेंज हो गया मेरे डिमांड के अंदर? क्योंकि मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया। इसके वजह से मेरी डिमांड में क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। जो मेरा प्लाजो है उसकी डिमांड बढ़ गई, और जो मेरी लेगिंग्स थे उसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे 10 लोग हो सकते हैं जिनको लेगिंग्स की जगह पे अभी प्लाजो पसंद आ रहा है। ठीक है, सेम चीज हो सकता है कि अगर मैं घड़ी की बात करूं, पहले लोगों को वो लेदर बेल्ट वाले जो बेल्ट्स के वॉचेस आते थे वो आने लगे, अब आ गए हैं स्मार्ट वॉचेस, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के बेल्ट आ गए। प्राइस तो बेल्ट की घड़ी की वही है, लेकिन हमारे ट्रेंड बदल गए। अब हम एनालॉग वॉच की जगह पे डिजिटल वॉच को पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या होगा? जो डिजिटल वॉच की डिमांड है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो एनालॉग जैसी वॉचेस है उनकी डिमांड में कम आ जाएगी। प्राइस में कोई फर्क पड़ा है क्या बच्चा लोग? नहीं स्टूडेंट्स, प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क किस में पड़ा है? हमारे ट्रेंड में, हमारे टेस्ट में, हमारे प्रेफरेंस में चेंज होने के वजह से हमारे डिमांड के अंदर क्या हो रहा है? जो हमारा डिमांड का कर्व है वो शिफ्ट हो गया है। ये मेरा जो डी लिखा हुआ है ये मेरा ओरिजिनल कर्व है। D1 is my shifted curve because my demand has increased, and D2 is my again demand curve, but this indicates the decrease in the demand curve. ये कम होने के वजह से है और ये बढ़ने के वजह से है। इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों वर्ड अभी मैंने नॉर्मल भाषा में यूज किए हैं। इकोनॉमी में अगेन ये दोनों वर्ड को यूज करने के स्पेसिफिक सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, वहीं पर आप इंक्रीज और डिक्रीज को यूज करेंगे। जब हम आगे इसी लेक्चर में मूवमेंट कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इंक्रीज और डिक्रीज ये दो टर्म सुनने मिलेंगे। यहाँ पर आपको शिफ्ट राइटवर्ड एंड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अगर मैंने बोला कि शिफ्ट राइटवर्ड हो रहा है मतलब डिमांड बढ़ी हुई है मेरी, और अगर मैंने बोला कि शिफ्ट लेफ्टवर्ड है तो डिमांड कम हो गई है मेरी। अगर ये 0 के पास में आते जाएगा तो कम, और ये इसके ऊपर जाते रहेगा तो बढ़ेगा। समझ में आया? ये मेरा क्वांटिटी डिमांड है इन यूनिट्स, और ये मेरी प्राइस है इन रुपीज। ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस है, ये 0 हो गया। ये हो गई मेरी ओरिजिनल प्राइस, ये हो गई मेरी ओरिजिनल डिमांड। ये प्राइस यहाँ से प्राइस तो कांस्टेंट है, ये डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गई तो ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ये मेरी बन गई न्यू डिमांड, न्यू क्वांटिटी डिमांड, और ये हो गई मेरी लेफ्टवर्ड होने के बाद में न्यू कम होने वाली। जब कम हुई तो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ तो ये डिमांड आ गई, जब बढ़ गई थी तो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ था तो ये डिमांड आ गई। आया समझ में? डायग्राम्स बनाने के भी बच्चों एक पैटर्न्स होते हैं कि आपको पहले ये एक्सेस बनाने हैं, उसके बाद में ये आपका प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में ये आपकी हो गई ओरिजिनल डिमांड, उसके बाद में आपने क्या बना दिया? ये बना दिया मैंने Q2 और ये बना दिया मैंने Q1। अब ये आपका ओरिजिनल डिमांड का, जब ये Q1 से हो रहा है तो ये D1 आएगा, जब Q2 बना रहे हो तो ये D2 आएगा। समझ में आ रहा है? कैसे भी ऊट पटांग तरीके से जो डायग्राम्स है वो इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स है जो नहीं बनते। ओके, सो कम टू द पॉइंट। इनकम चेंज होने के वजह से मेरे डिमांड में चेंज हो गया, कंज्यूमर का ट्रेंड प्रेफरेंस हैबिट्स बदलने की वजह से चेंज हो गया। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, अगर आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज जो प्राइस है, मैंने एक्सपेक्ट किया ये चीज़ की प्राइस है ना फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो मैं क्या करूँगी? इसी प्राइस के ऊपर और खरीद लूँगी। बढ़ गया ना? ये चीज़ की प्राइस है ना फ्यूचर में और कम हो सकती है, और उसका ये क्वालिटी वगैरह चेंज हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो एक काम करती हूँ ना, मैं इसको आज ही खरीद लेती हूँ। मतलब आज इसको मैं खरीद लेती हूँ या आज इसको मैं नहीं खरीदती हूँ। जब हम कोई ऐसे डिसीजन लेते हैं जबकि मेरी प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है,
समझ में आ रहा है बच्चों? प्राइस में मेरे कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी डिमांड चेंज हो रही है, still that will be considered as a shift in demand curve. The next is price of related goods. मुझे एप्पल बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, तो ये एप्पल की डिमांड है, लेकिन मेरे रिलेटेड गुड्स जो है कस्टर्ड एप्पल और पपैया जो है उनके प्राइस चेंज होने की वजह से मेरे एप्पल की डिमांड और सप्लाई के ऊपर में फर्क पड़ता है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालती हूँ कि रिलेटेड गुड्स में प्राइस बदलने के वजह से मेरी डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से भी मेरा डिमांड का शिफ्ट हो सकता है टूवर्ड्स राइटवर्ड और टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड। द नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स, अगर नंबर ऑफ बायर ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, उसके वजह से भी मेरे डिमांड कर्व के अंदर चेंजेस आएंगे। प्राइस मेरी कांस्टेंट है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मेरी प्राइस है वो रहेगी कांस्टेंट, जो भी बदलेगा मेरा क्वांटिटी डिमांड बदलेगा, और ये डिमांड इसलिए बदलेगा क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स है जो मेरे डिमांड को, मेरी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? टिल हियर आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। फिर भी अगर कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट सेशन में जरूर से बताइएगा। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बढ़ती हूँ आगे के पॉइंट की तरफ। उसके बाद में ये रीजन दिए कि why my demand curve will move rightward and why my demand curve shift leftward, shift rightward and shift leftward। ये मैंने सारे पॉइंट्स आपके लिए ही स्लाइड ऐड की हुई है, प्रॉपर से पढ़िएगा। मैंने ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में इसको कवर किया है। सेम इसको बैकवर्ड शिफ्टिंग एंड फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी बोलते हैं। जब आपका मेरी ओरिजिनल डिमांड कर्व से अगर ये चीज यहाँ जाती है, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, जब मैं यहाँ जाती हूँ तो बैकवर्ड है, जब इससे यहाँ आती हूँ तो ये फॉरवर्ड है। तो दिस इज अ फॉरवर्ड एंड दिस इज अ बैकवर्ड। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड एज वेल। नहीं समझेगा तो फीडबैक जरूर से दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। आगे आता है मूवमेंट। मैंने बोला था ना शुरुआत में ही लेक्चर के कि आपको शब्दों के ऊपर ध्यान रखना है, सारा खेल शब्दों का है जनाब। शिफ्ट बोला तो ये हो गया शिफ्ट, मूवमेंट बोला तो इसी कर्व के ऊपर मैंने आगे पीछे जाना है। मूवमेंट मतलब लिफ्ट को ध्यान रखो। लिफ्ट में क्या होता है भाई? लिफ्ट में होती है मूवमेंट। ये आपकी लिफ्ट है, यही लिफ्ट ऊपर लेके जाती है, यही लिफ्ट नीचे लेके जाती है। सेम गोज फॉर द लेडर, वही सीढ़ियां ऊपर भी लेके जाती है और वही सीढ़ियां नीचे भी लेकर आती है। तो दैट इज योर मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। आपको डिमांड कर्व के साथ में मूवमेंट लेना है, उसके अलोंग चलना है। It refers to the change along demand curve. On demand curve, a movement express change in a both price and a quantity. यहाँ पर मेरे प्राइस में भी बदलाव होगा और मेरी क्वांटिटी डिमांड में भी बदलाव होगा, from one point to another point on the curve. Therefore, it can be said that movement along the demand curve represent the variation of the quantity demand of a commodity with a change in a price, assuming other factors remain constant. अब जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था अदर फैक्टर, ये फैक्टर मेरे कांस्टेंट है। मेरी इनकम भी वही है, मेरा ट्रेंड भी वही है, मेरे एक्सपेक्टेशंस भी वही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी वही है और पोटेंशियल बायर्स भी वही है। अगर कुछ चेंज हो रहा है, अगर कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो वो मेरी चेंज हो रही है प्राइस, वो चेंज हो रही है मेरी क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर को मैं कांस्टेंट रखूंगी। ठीक है, यहाँ पर जनरली होता है प्राइस में चेंज। प्राइस में चेंज हुआ तो वेरी कॉमन थिंग है बच्चों कि प्राइस में अगर मेरे बदलाव हुआ तो मेरे डिमांड में बदलाव होना ही है। समझ में आ गया? मेरे डिमांड में बदलाव होना ही है। सो हियर वी हैव अगेन टू वर्ड। मूवमेंट आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट कहाँ पर होने वाला है। मूवमेंट मतलब लिफ्ट, मूवमेंट मतलब सीढ़ियाँ। यहाँ पर मेरा मूवमेंट होने वाला है और इसके साथ में ही ये लिखा हुआ है कि अलोंग विद द डिमांड कर्व। क्या लिखा हुआ है? उसके साथ में ही ये लिखा हुआ है कि अलोंग विद डिमांड कर्व। हम सबको पता है कि ये हमारा डिमांड कर्व है। अगर मैं आपको बोलूं कि डिमांड कर्व के साथ चलना है, डिमांड कर्व के साथ मूव करना है, तो आप क्या करोगे? या तो इस तरफ को जाओगे या इस तरफ को जाओगे। आ रहा है समझ में ना? या तो आप क्या करोगे भाई, अगर मैंने बोला कि आपको डिमांड कर्व के साथ मूव करना है तो वेदर यू विल गो ऑन दिस साइड और यू विल गो ऑन दिस साइड। दिस इज व्हाट योर डिमांड कर्व। अंडरस्टूड टिल हियर? वेरी गुड। आगे समझते हैं और हम लोग यहाँ पर आपके दो वर्ड आएंगे एक्सटेंशन। क्या आएगा? एक्सटेंशन एंड आएगा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंडेड यानी कि किसी चीज का विस्तार होना,
किसी चीज में फैलाव होना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज सिकुड़ जाना, कोई चीज सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना, संकुचन हो जाना। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हमारे डिमांड कर्व में एक तो होता है एक्सटेंशन और दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। पहले समझते हैं एक्सटेंशन को कि एक्सटेंशन क्या है। सो हियर आई हैव एक्सटेंशन। जब आपकी प्राइस 20 रुपया थी तो आपकी डिमांड ये थी, आज आपकी प्राइस 10 रुपया है, मतलब कम हो गई प्राइस। प्राइस कम हो गया तो आपकी डिमांड में फैलाव आएगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ कि आपकी डिमांड में विस्तृतपन आ जाएगा और स्प्रेड हो जाएगी। तो जब आपकी डिमांड स्प्रेड हो रही है तो आपको नहीं लग रहा है कि ये डिमांड इधर जो इतनी थी अब वो इतनी और बढ़ गई। जब वो इतनी और बढ़ गई तो अब तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपका जो डिमांड कर्व पहले यहाँ टच हो रहा था, अब उसी डिमांड कर्व पे ये यहाँ टच हो रहा है। तो जब ये यहाँ टच हो रहा है तो मेरी डिमांड इतने से इतनी और बढ़ गई। तो दिस इज व्हाट आई कॉल एक्सटेंशन। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? पहले मेरी डिमांड इतनी थी क्योंकि प्राइस 20 रुपया थी, तो यहाँ 10 रुपए तक तो सब सेम थे। जैसे ही मेरी प्राइस 10 रुपया हुई, प्राइस कम हो गई, मेरी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई और मेरी डिमांड बढ़ गई। एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है कि अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए। जब ये डिमांड बढ़ती है, विस्तृत होती है, स्प्रेड होती है और पसर जाती है तो मेरी डिमांड बढ़ गई। तो मेरा उसी डिमांड कर्व के ऊपर जो एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व था उसी के ऊपर मेरी डिमांड इतनी और इंक्रीज हो जाती है और बढ़ जाती है। जैसे ही ये बढ़ती है तो ये मेरा हो जाता है एक्सटेंशन। इसको ही हमने इकोनॉमिक टर्म में बोला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। आई होप आई एम वेरी मच सॉर्टेड एंड क्लियर here in this slide that you have understood this concept extension, कि एक्सटेंशन क्या हो रहा है, विस्तृत किस हिसाब से हो रही है। जैसे ही मैंने बोला प्राइस कम हो गया, आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि मेरी डिमांड बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन आने वाला है। कोई भी ट्रिक निमोनिक्स की जरूरत नहीं है, शब्दों के अंदर ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। ढूंढने हमें आना चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत हमें ज्यादा है, रिविजन हमें ज्यादा करना है, बार बार हमें पढ़ना है। अगर हम करेंगे ही नहीं ना तो ये बच्चों ना किसी भी एंगल्स में आपके दिमाग में नहीं जाने वाली है। और अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना तो ऐसा बैठ जाएगा कि कोई नींद में भी उठा के पूछेगा तो आप भूलोगे नहीं। आ रहा है समझ में कि एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी प्राइस कम हो गई है तो मेरे डिमांड में विस्तृतपन आना जरूरी है, आने ही वाला है, क्योंकि मेरा लॉ ऑफ डिमांड कर्व भी यही बोलता है, डिमांड स्टेटमेंट भी यही बोलता है, तो ये चीज होनी ही चाहिए। ठीक है। When the quantity demand of a commodity increases with the fall in price, क्या मैंने बोला, increases with the fall in price। यहाँ पर दो टर्म समझ में आ रही है। डिमांड के लिए उसने इंक्रीजेस यूज किया है और प्राइस के अंदर फॉल यूज किया है। यही शब्दों के बारे में मैं आपको बोल रही थी कि जब आप मूवमेंट की बात कर रहे हो तो आपके टर्म्स होंगे एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, आप वर्ड करोगे, यूज करोगे इंक्रीज, डिमांड किससे रिलेटेड, क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस को किससे रिलेट करना है आपको, फॉल एंड राइज। आ रहा है समझ में? फिर से मैं यहाँ पर लिखती हूँ आपको मूवमेंट में, मूवमेंट जब आएगा तो आप जब अपना आंसर लिख रहे हो, जब आप अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको की टर्म्स क्या यूज करना है। समझ में आ रहा है बच्चों कि आपको की टर्म्स क्या यूज करना है? आपको यूज करना है वर्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस में आप यूज करोगे फॉल एंड राइज इन प्राइस। आ रहा है समझ में? I hope this also got very clear to you all of. So commodity increases with fall in price is known as extension of demand curve, other thing being equal। ये आपको ceteris paribus लिखना बहुत जरूरी है कि other thing being equal रहेंगी तो ही, और जरूरी नहीं है जैसा मैंने लिखा है वही वैसा ही आपको लिखना है। अगर आपको बच्चों समझ में आ गया ना तो आप खुद अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने ऐसे शुरू किया, when the quantity demand of a commodity increases, fall in a price, it known as a extension of a demand, other thing being equal। So you can write other thing being equal if the quantity demand of a commodity increases with a fall in price is known as the extension of demand curve। आपने चेंज द वॉइस इंग्लिश लेक्चर में आपके स्कूल के करियर में जरूर से पढ़ा है। तो ये सारा गेम होता है चेंज द वॉइस का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है।
तो आप ये गेम खेल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया हो और जो मेन कंटेंट है वो मेरा बीच में ही है। तो हेर बदल करके भी आप सेंटेंस को अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन भाई बनाओगे कब? जब रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तभी। और आप जब भी एग्जाम में आप बना रहे हो, 11th-12th के बच्चों को खास करके बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें बनाना नहीं होता है, हमें चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके ही एमसीक्यूज में फिलअप्स करने होते हैं। लेकिन जो 11th में है, 12th में है, टीवाई में है, ग्रेजुएशन में है, या कोई भी अदर लेवल में हो, यूपीएससी ऑप्शनल कॉमर्स इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो डायग्राम, आपका ग्राफ जरूर से बनाइएगा, उसको अच्छे से लेबलिंग जरूर से करिएगा। यहाँ पर आएगा क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर आएगा प्राइस इन रुपीज, इन केजीज, इन यूनिट्स आपको लिखना बहुत जरूरी है। प्राइस क्या है, डिमांड कब बढ़ी, कब कम हुई, ये डिमांड कब है। शिफ्टिंग वाले कब बना रहे हो तो भी आप D1 D2 प्रॉपर ये सारी चीज करनी ही है। समझ में आ गया? काफी सारे इंस्ट्रक्शंस भी हो गए लेकिन जरूरी थे। आगे बढ़ती हूँ। आई होप कि आपको ये मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड कर्व समझ में आ गया होगा और उसके अंदर भी आपको एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की ओर। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसी चीज में संकुचन पैदा होना, सिकुड़ना, कम हो जाना। व्हेन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे हमने? डिक्रीजेस विद अ राइज इन अ प्राइस। क्या हो रहा है? मेरे प्राइस में राइज हो रहा है, नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल। सेम चीज लिखिए, सेम डेफिनेशन आपको लिखना है, बस इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज, फॉल के जगह पे राइज, एक्सटेंशन के जगह पे कॉन्ट्रैक्शन। अब पहले मेरी प्राइस 10 रुपया थी, सेम डायग्राम होता है लेकिन डायग्राम को देखने के नजरिए, यहाँ पर आप देखोगे ना तो पिछले वाली स्लाइड में भी सेम डायग्राम था लेकिन हमने नजरिया पहले ऊंचा रखा था। हम 20 से 10 की तरफ आएंगे, अब हम हमारे नजरिए को नीचे करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, 10 से जाएंगे 20 की ओर। जब मेरा प्राइस 10 रुपए था तब मेरी डिमांड इतनी थी, दिख रहा है ना? जब मेरा प्राइस 10 रुपए था तब मेरी डिमांड इतनी थी, तो मेरा डिमांड कब यहाँ टच हो रहा था, इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर था। जैसे ही मेरे प्राइस बढ़ गई, जैसे ही मेरे प्राइस में राइज हो गया, मेरी जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई? इतने ही लोग खरीद रहे हैं अब, तो ये डिमांड मेरी आ गिरती है यहाँ पर। अब भाई साहब ये टच करता है यहाँ पर, तो इसी कर्व में मुझे बताओ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं है रबिट? इसी कर्व में आप मुझे बताइए कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं बच्चों? हो रहा है। पहले नीचे की तरफ हो रहा था, अब किधर हो रहा है? अब हो रहा है मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो अब मुझे ये देखना है मैं लिख क्या रही हूँ। मैंने ये लिखा है कि जो मेरी प्राइस है वो राइज हो गई है, मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है। अब यहाँ से आपने पता करना है कि आपने क्या बोला? प्राइस राइज, प्राइस राइज, प्राइस राइज। तो मतलब मुझे यूज करना है वर्ड कॉन्ट्रैक्शन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम ये एंगल से हमारे डिमांड कर्व को देखने लगते हैं कि प्राइस राइज हो रही है मतलब एक्सटेंशन। नो नो नो, बी वेरी केयरफुल विद योर वर्डिंग स्टूडेंट्स, कि आपने यहाँ पर बोला है कि आपकी जो प्राइस है वो राइज हुई है। आपकी प्राइस क्या हुई है? आपकी प्राइस जो है वो राइज हुई है। तो विथ राइज इन अ प्राइस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। विथ राइज इन अ प्राइस, विथ राइज इन अ प्राइस, विथ राइज in a price there is a contraction in your quantity demand curve. I hope you guys have understood till here. So when your price were 10, you were demanding this much of quantity. As it goes from 10 to 20, your demand कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी डिमांड में संकुचन पैदा हो जाता है, सिकुड़ जाती है, बिकॉज बाय करने वाले लोग कम हो जाते हैं। पहले 10 पे 10 लोग बाय करते थे, अब 20 पे केवल और केवल 5 लोग ही बाय कर रहे हैं। सो योर डिमांड point interact here, and on the same curve you go upward. So on the same curve you go upward. So this is known as a contraction in your demand curve. Understood till here? Very good, you guys are doing great. आगे मैंने आपको एक ही चार्ट में, एक ही स्लाइड में कहूँ तो मूवमेंट, क्या मैंने बोला? मूवमेंट में क्या ध्यान रखना है? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, फॉल, फॉल एंड राइज, ये आपको ध्यान रखना है मूवमेंट में। और शिफ्ट में क्या ध्यान रखना है? इज शिफ्टिंग फ्रॉम राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब इसी
स्लाइड के अंदर मैंने आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखने आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखकर भी आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने बोला कि मेरी प्राइस फॉल हो गई है, मेरा क्या होगा डिमांड में, जैसे ही मैंने बोला कि मेरी प्राइस फॉल हो गई है आएगा एक्सटेंशन, जैसे मैंने बोला मेरी प्राइस राइज हो गई है आएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन किस में आ रहा है भाई, क्वांटिटी डिमांड के अंदर आ रहा है, इसको भूलिएगा नहीं। जैसे ही मैंने बोला फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाना, मतलब मेरी डिमांड बढ़ गई, और बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ आना, यानी कि मेरी डिमांड घट गई। क्यों, प्राइस वही है, प्राइस 10 रुपया ही है तब भी और अब भी, लेकिन चेंजेस आ गया मेरी इनकम के अंदर, मेरे प्रेफरेंस के अंदर, कस्टमर की वैल्यू बढ़ गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, इस वजह से। आई होप यू हैव क्लियर विद दिस स्लाइड एज वेल। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश भी दिया हुआ है विथ डायग्राम। जरूर से पढ़ो, जरूर से नोट बनाओ। मीनिंग दिया है, कॉजेस दिए है, इफेक्ट्स दिए है और डायग्राम्स भी दिए हैं। 2-3 मार्क के लिए आता है तो 3-4 पॉइंट लिखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर शेड्यूल भी दिया है, ये शेड्यूल यहाँ पर नहीं दिया है, आप यहाँ पर भी बना सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको लेक्चर मिलेगा, वहां पर डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो भी मैंने बताया हुआ है। ये डिस्टिंग्विश है आपका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, और यहाँ पर है आपका शिफ्ट के बीच में। ओके, कभी कभी एग्जाम में आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मूवमेंट के साथ में पूछ लेते हैं शिफ्ट का, तो ये पूरा आपका एक तरफ आ जाएगा और यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे शिफ्ट इन कर्व का। कभी कभी एग्जाम में आपको मूवमेंट में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना पूछ के पूछते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो पूरा मूवमेंट यानी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी यही एक्सप्लेन करोगे, और यहाँ पर आप यूज करोगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। ठीक है, तो मीनिंग भी बता दिया है, क्यों होता है वो भी बता दिए, कर्व कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है वो भी बता दिया है, लेबलिंग भी बता दिया है और शेड्यूल भी बता दिया है। ये सारा कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड आपके लिए है। पीपीटी को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके जरूर से देखना। ओके, सो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड डिमांड चैप्टर पार्ट 2 एज वेल। पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, नहीं समझ में आया हो, कुछ मेरे साइड से भी गलती हुई हो, तो कमेंट सेशन में आपके प्रीशियस क्रूशल्स कमेंट जरूर से दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे इस सीरीज को बढ़ाऊं। और चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर आ रहा है आप तुरंत उसको सुन लो और अपने वहां पर फीडबैक दो। ये मेरे अदर एक्टिविटीज है, लर्न दी अनलर्न अपना यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। फिलहाल एक्टिव नहीं है इतना, लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करोगे तो मैं भी एक्टिव हो जाऊंगी। फिलहाल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान यही दिया है कि मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाऊं, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाऊं, ताकि आपकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। योर IQ is of your little value if you don't have your strong EQ। अगर आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, अगर आप इमोशन से बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हो तो आप अपना दिमाग, आपका ब्रेन नहीं यूज कर पाओगे। तो देयर शुड बी ऑलवेज बैलेंस बिटवीन योर ब्रेन एंड योर इमोशंस। आपको अपने माइंड में और हार्ट में बैलेंस करना पड़ेगा। कि कोई भी डिसीजन ले रहे हो बच्चा लोग, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप कौन से साइड झुके हुए हो, EQ के साइड कि IQ के साइड। तो हमेशा कोशिश करना कि कोई भी ज्यादा इमोशन में आया हुआ डिसीजन, अच्छा या बुरा, अच्छा नहीं होगा, उसका जो परिणाम है, जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर EQ एंड IQ। अपनी इंटेलिजेंस और अपने इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंट कोशेंट के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करना। इसी के साथ इस ब्यूटीफुल लेक्चर को खत्म करते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।